प्राथमिक और माध्यमिक और उच्च शिक्षा तीनों में कई तरह के सवाल हैं और तीनों पर खतरे भी हैं। एक तो पाठ्यक्रम की बात हमेशा हम लोग करते रहे हैं कि क्या पढ़ाया जाए, किस तरह का पाठ्यक्रम हो। फिर भाषा के सवाल पर भी हम लोग बातचीत करते रहे हैं। और जो बड़ी बात है कि शिक्षा राज्य के अधीन हो या समाज के अधीन हो, यह चर्चा भी हम लोग करते रहे हैं। और हम लोग जब कहते हैं कि राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी की संतान, सबकी शिक्षा एक समान, तो इसका मतलब है कि हम लोग राज्य संपोषित शिक्षा की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में ये जो पूरी शिक्षा का दृश्य है, विशेषकर बिहार में जो प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय है, माध्यमिक तो नहीं लेकिन प्राथमिक विद्यालय विशेष करके बिहार में 1700 से ज़्यादा स्कूल बंद हो गया है, मतलब टीचर हो गया है। दूसरे स्कूल में शिक्षकों की कमी आम बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी आम बात है, और विशेष करके ये जो निजीकरण शुरू हुई है ये अभी जोरों पर है। तो हम चाहते हैं कि योगेंद्र जी अपनी बात रखें। योगेंद्र जी और आशुतोष जी 15-15 मिनट तक अपनी बात रखें और फिर साथीगण उसमें अपनी बात जोड़ेंगे, सवाल करेंगे। तो योगेंद्र जी अपनी बात की शुरुआत करें। तो मैं बात रखूं? हेलो, आवाज नहीं पड़ती है ना? हाँ आ रही है। हेलो, आवाज आ रही है आवाज। बहुत बढ़िया आवाज आ रही है। चलिए, बहुत बढ़िया आवाज आ रही है। और जो विषय निर्धारित है वह है बिहार के बच्चे पढ़ें कैसे। बिहार के बच्चे पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पढ़ नहीं रहे हैं। कॉलेज में भी मौजूद हैं, विद्यालय में भी मौजूद हैं और सब में मौजूद हैं। गलियों में भी अगर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट खोला जाता है तो उसमें सैकड़ों बच्चे वहाँ मौजूद रहते हैं और भारी भीड़ लगती है। वहाँ से गुजरना भी बहुत अपना अपना फोन म्यूट कीजिए ना तब। हेलो, आप बोलिए और बाकी लोग अपने फोन को जरा बंद की करें, रखें। तो मैं कह रहा था कि बच्चे पढ़ रहे हैं और मौजूद हैं बहुत से शिक्षण संस्थाओं। बिहार में कई तरह की शिक्षा चल रही है। सरकारी शिक्षा तो है ही, अल्पसंख्यक विद्यालयों की शिक्षा है, जो शिशु प्रगति शिशु संस्थान हैं, शिशु मंदिर संस्थान हैं, वो भी हैं मौजूद। जो ईसाई बेस्ड स्कूल है वो भी है, अंग्रेजी स्कूल भी है, हिंदी स्कूल भी है, ये तमाम तरह की चीजें हैं। लेकिन जो सवाल मुख्य है वो ये कि इन बच्चों को शिक्षा कैसी दी जा रही है और क्यों दी जा रही है। सबके पीछे उद्देश्य है कुछ न कुछ। कोचिंग में बच्चे जा रहे हैं तो उनको है कि प्रतियोगिता में शामिल होनी है। नौकरियां घट गई हैं लेकिन यहाँ भीड़ बढ़ गई है। प्राथमिक शालाएं जो थी वो सरकारी शालाएं लगभग डिफंग हैं, कोई मतलब नहीं है। बहुत सारी पाठशालाएं तो ऐसे ही बंद हो रही है।
सरकार को भी इसकी चिंता नहीं है, पब्लिक को भी इसकी चिंता नहीं है। पब्लिक भी कोई सवाल नहीं पूछती है, जनता भी सवाल नहीं पूछते हैं, बुद्धिजीवी तो पूछते ही नहीं है। ज्ञानी लोग तो ज्ञान के जो क्या कहते हैं अतिरेक में उनके पास कोई सवाल ही नहीं। तो प्राथमिक शालाएं जो सरकारी शालाएं हैं वो लगभग बंद हो रही हैं, डिफंग जरूर हो गई है। जिस क्लास में बच्चे पढ़ने जा रहे हैं उसी क्लास में कटोरा लेकर के भी वो बैठते हैं। बच्चों के मन में एक दारिद्र्य भाव सरकारी स्कूलों में ये भर दिया गया। उनका स्वाभिमान, हम लोगों को अच्छा लगता है कि दोपहर का खाना उनको मिलता है और इससे उनका पेट चलता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत गलत हो रहा है। और यह गलत चीज भी, गरीब होना एक अलग बात, एक मंगा हो जाना, अंदर से निर्धन हो जाना, ये बहुत भयानक बात है। और यही वजह है कि अभी सरकार जब कहती है कि आपके खाते में 5,000 दे रहे हैं, 10 किलो अनाज दे रहे हैं, फलना दे रहे हैं, तो हम लोगों को ये आदत हो गई है कि इस तरह की चीजों को हम इनरोल करें और उस पर सवाल नहीं करेंगे क्यों, इस तरह की जरूरत क्यों। बच्चों को अगर इसी दर से छात्रवृत्ति दे दी जाए तो ज्यादा बढ़िया होगा, बजाय कि पूरे स्कूल को एक तरह से रसोई घर में तब्दील कर देना। बच्चे इसीलिए जा रहे हैं कि साइकिल मिल जाएगी, बच्चे जा रहे हैं कि खाना मिल जाएगा, फिर साइकिल खाना मिल गया, बात खत्म हो गई। और एक बच्चे का 3-3, 4-4 स्कूलों में नाम लिखाया जाता है साइकिल के लिए, और वहां से साइकिल वो लोग लेते हैं। और ये सब जो रेट कहते हैं कि बहुत ग्रोथ हो गया है और इसमें संख्या बढ़ गई है, उसमें यह बात भी। दूसरी बात है जो शिक्षण की पद्धति है वो पद्धति तो पूरी तरह से नष्ट हो गई है। नई शिक्षा नीति हो या पुरानी शिक्षा नीति हो, कोई अंतर नहीं पड़ता है। और नई शिक्षा नीति तो गुलामी का फंदा ही है, लगभग निजीकरण के दौर में सब कुछ वो पहुंच गया, सरकारी शिक्षा पहुंच गई है। और उसमें जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आंगनबाड़ी के लोग जो है प्राथमिक शिक्षा देंगे, ये RSS के जो संस्थानें हैं, निजी संस्थानें, वो सब अपना उसमें शामिल होगी और शिक्षा दीक्षा देगी। और एक उद्देश्य के तहत इसको नष्ट कर दिया जाएगा, बर्बाद कर दिया जाएगा। कॉलेजों को बर्बाद कर दिया गया, विश्वविद्यालय को बर्बाद कर दिया गया और जानबूझ के बर्बाद किया। इसमें सरकार भी है, शिक्षक भी हैं, अभिभावक भी हैं, पढ़े लिखे लोग भी हैं, और उन लोगों ने सोच समझकर इन चीजों को बर्बाद कर दिया। प्राथमिक स्कूल में मेरा पढ़ाना हुआ है, वहाँ पढ़ाए, और माध्यमिक स्कूलों में भी पढ़ाई लिखाई हुई है, पढ़ाया भी मैंने है और काफी शिद्दत से पढ़ाया है। और उस समय इतना खराब वातावरण नहीं था जितना खराब वातावरण की आज मौजूद है। शिक्षकों को समान काम में समान वेतन नहीं है। जो शिक्षक हैं वो मुश्किल से स्कूल जाते हैं, और वहाँ भी ये जो सरकार का जो एजेंसी है, देख रेख की एजेंसी जो है, SDO और BDO टाइप के जो लोग होते हैं, और उनका जो तरीका होता है, उनको पैसे से ज्यादा मतलब है, शिक्षा दीक्षा से मतलब नहीं। तो सरकारी शिक्षा अगर ये चली गई तो गरीब और निर्धन बच्चों को भारी तकलीफ होने वाली है। हम PNB कॉलेज में पढ़ाते रहे हैं और वहाँ हमने देखा है कि इंटर पास करने के लिए सरकारी स्कूल के बच्चों को 1400 रुपया लगता है, एक वर्ष का 1400 रुपया। और बगल में सेंट जोसेफ है जहाँ एक वर्ष का 50,000 से ही ज्यादा फी लगता है। DPS में तो 1 लाख से भी ज्यादा लगता है। तो जाहिर है कि वह जो उस दौर में जब जाएगा तो सब कुछ बर्बाद हो चुका होगा, और मतलब जो जनता है, जो आम जनता है, जितनी आमदनी है हम लोगों को, उसको बेदखल किया जाए। लेकिन ये गहरा सवाल है कि शिक्षा दी कैसी जाए, क्योंकि बच्चों के मन में ये प्रतियोगिता बढ़ी जा रही है। चाहे सरकारी शिक्षा हो, गैर सरकारी शिक्षा हो, उसके मन में भारी जाती है कि आप प्रतियोगी हों, और जो है ये रेस है, ये जंग है, ये युद्ध है, जीवन जो है इस तरह से। जो नौकरी प्राप्त कर लिया वो बहुत अच्छा हो गया, जिसको नौकरी प्राप्त नहीं हुई बहुत न्यून दर्जे का हो गया, हीन ग्रंथि से लहत रहता है समाज में।
जो जीवन भी जीता है तो बहुत तरह की चीजों में वो पीड़ित प्रताड़ित रहता है। तो हम लोगों ने बच्चों को एक रेस में शामिल कर दिया है। ज्ञान नहीं देते हैं, विवेक नहीं देते हैं, संवेदना नहीं देते हैं, सृजन की ताकत नहीं देते हैं, और हम लोग दूसरी चीजें डाल रहे हैं कि आपका निकम्मापन क्या है, आपको अगर 90+ नहीं आया तो अब बेमतलब है, 75% 80% को कोई पूछने वाला नहीं है। गलत पद्धति से हम लोग केवल पास कराना जानते हैं। पता नहीं सरकार क्या सोचती है, कैसे सोचती है। उसका एक है कि फेल नहीं करना है, सबको पास कर देना है। भाई पास कर देना है तो क्यों पास कर देना है? अगर नाकाबिल लोगों को इसी तरह से आप बढ़ाते रहेंगे और उससे क्या फायदा होगा? आप शिक्षण संस्थानों को दुरुस्त क्यों नहीं करते कि बच्चे उस काबिल हो जाए कि उनको स्वाभाविक रूप से नंबर आए? क्यों मतलब इस दौर में पहले भी पास होता रहा है, फेल होता रहा है, कोई नई बात नहीं। लेकिन बच्चों पर प्रेशर नहीं पड़ेगा, इसलिए आप ऐसा करते चले जाएं कि खूब नंबर दें, उनमें बंटा ढाल सब कुछ कर दें। तो एक दौर वो जो चला है वो सब लोग जानते हैं, उसमें कुछ भी नई बात नहीं है। लेकिन ये लगता है कि शिक्षा के बारे में सोचा जरूर जाना चाहिए कि कैसी शिक्षा हम दें कि बच्चे के शरीर भी हैं और बच्चे की आत्मा भी, मन भी है। दोनों की खुराक है, दोनों की प्यास है, दोनों की चाहत है, और इसलिए दोनों की पूर्ति होनी चाहिए। महात्मा गांधी का जो स्टैंड था बहुत सही स्टैंड था कि शरीर के लिए भी उन्होंने कुछ सोचा और मन के लिए भी सोचा। अभी जो है मन के शरीर से सोचना बंद कर दिया। औपचारिक चीजें हैं, शरीर के बारे में सोचा जाता है, योग के बारे में अगर सोचा जाता है तो औपचारिक चीजें हैं, और हो या ना हो कोई अंतर नहीं पड़ता है। एनसीसी में इसलिए जाना है क्योंकि नौकरी प्राप्त हो जाएगा सिपाही का और फलना का, इसलिए तो शरीर को लोगों ने छोड़ ही दिया है। और ये जो मन है, मन को हमने प्रतियोगी बना दिया है, तो मन को भी बर्बाद कर दिया, शरीर को भी बर्बाद कर दिया, वातावरण बाहर में बर्बाद हो ही रहा है। ये सोचने की जरूरत है, सवाल करने की भी जरूरत है कि क्यों ऐसा है। जो निजी संस्थानें हैं उसके बारे में क्या कहना है, वो मुनाफे के आधार पर चलती हैं, उनका काम ही है। हम लोगों ने बहुत जद्दोजहद किया था और सब लोगों ने कहा, सरकार ने भी कहा कि भाई इतना % लड़के को लेना होगा आपको एडमिशन के लिए, आप चले जाइए किसी निजी स्कूल में, कहाँ एडमिशन होगा, कहाँ उसको फी माफी होगी, किताबें मिलेंगी, सब दिवा सपना है। विश्वविद्यालय जो हम लोगों का है, जहाँ हम लोग पढ़ाते हैं और जो काम कर रहे हैं, अभी एक विश्वविद्यालय मैंने एक व्यक्ति 3 विश्वविद्यालय का कुलपति बना हुआ। कोई चिंता नहीं है, गवर्नमेंट को चिंता नहीं है, चांसलर को चिंता नहीं है। हम सारे लोग जानते हैं कि पद बिक्री हो रहा है, कुलपति का पद बिक्री हो जाए और उसके आधार पर लोग आए और पूरे मतलब विश्वविद्यालय में तांडव करें, तो क्या उम्मीद करते हैं? और ये जो घनी चुप्पी है, घना सन्नाटा है, मुझे आश्चर्य लगता है। शिक्षक संघ मर गया, क्या कहते हैं, लोग सवाल नहीं कर रहे हैं। और वो निजी बहुत अच्छा चीज है, बहुत निजी चीजों में भरोसा विश्वास पड़ रहा है। और यही कारण है कि देश में बड़ी बड़ी संस्थानें बेची जा रही हैं, उसके बारे में कोई सवाल नहीं करता, उस तरह से सवाल नहीं करता है। ये सब सवाल के कांग्रेसियों से किया जाता था, पता नहीं क्या हो गया, घुन लग गया है, शरीर में खून नहीं है, मन मर गया है, या फिर आत्मा पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। और हमारे ही लोग, हम देखते हैं कि आसपास में क्या चल रहा है। ये बहुत बुरा क्षण है, बहुत बुरा दौर है। और इस दौर में हम लोग जब शिक्षा के बारे में बात करते हैं तो यही शिक्षा ने थी जो ऐसे लोगों को पैदा किया कि कभी जिन्होंने लगातार झूठ बोला, उस झूठ को भी विश्वास किया, अभी भी जो लगातार झूठ बोल रहा है इस पर भी लोग विश्वास कर रहे हैं। तो हम लोगों ने क्या शिक्षा दी है और कैसी शिक्षा दी है, ये तो गहरा सवाल है ही। लेकिन जब अंधेरा होता है तो उसका सूरज भी उगता है। ऐसा नहीं है कि एकदम से सब कुछ समाप्त हो जाएगा और सब खत्म हो जाएगा और अब कुछ नहीं होगा, ऐसी संभावना नहीं है। लेकिन जो दौर है बिहार में, वो दौर एक अंधा दौर है। शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत अंधापना है। सरकार ने भी बर्बाद कर दिया प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों को, और यूनिवर्सिटी को जो है उसको चांसलर ने बर्बाद कर दिया। ऐसे चांसलर आ रहे हैं अपना बेटा को लगाए हुए, कितना घूस लेना है, क्या देना है, उस पर न ईडी है, न पीडी है, न सीबीआई है, कुछ नहीं है, और सब कुछ में चल रहा है। तो मुझे लगता है कि ये वक्त बहुत आसान वक्त नहीं है, और आसान वक्त में
हमारी जो कोशिशें हैं, आपस में हम लोग बातचीत कर रहे हैं, विभिन्न माध्यमों से बातचीत करते रहते हैं, लेकिन ये काफी नहीं है, इतना तय है। हम लोगों को दूसरे तरीके से सोचना पड़ेगा। और शिक्षा पर जो बहसें हैं, बहुत पुरानी बहसें हैं, बहुत तरह की चीजें इस पर चल रही हैं, उन बहसों की जरूरत है। लेकिन सरकारी शिक्षा को दुरुस्त करना, ठीक करना बहुत बहुत जरूरी है, वरना ये देश बहुत पीछे चला जाएगा और बहुत मुश्किल से सब चीजों को हमने संभाला जा सकेगा। इतनी ही बातें मुझे कहनी थी। अभी शेष जो बातचीत होगी तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। योगेंद्र जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी बिहार में जो स्थिति है, जो शिक्षकों की कमी है, करीब करीब 2.5 लाख से ज़्यादा प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के पद को रिक्त पड़े हैं। और जो राइट टू एजुकेशन एक्ट आया था, उसके हिसाब से जो शिक्षक और छात्र का अनुपात है 30:1 का, वो कहीं पर भी पूरा नहीं है। और जो क्लासरूम चाहिए हर वर्ग के हिसाब से क्लासरूम, उसकी भी कमी है। और बहुत सारे स्कूल हैं जिसमें कि विशेष करके लड़कियों के लिए शौचालय नहीं है, शौचालय है तो उसमें पानी की व्यवस्था नहीं है। तो इस कारण से जो लड़कियां हैं, तो बहुत सारी लड़कियां स्कूल नहीं जाती हैं या आधा दिन के बाद लौट जाती हैं। और एक मध्याह्न भोजन का सवाल योगेंद्र जी ने उठाया है, तो इस पर हम लोग आगे बातचीत करेंगे। लेकिन आशुतोष जी इसके पहले बात को आगे बढ़ाएंगे। आशुतोष। नमस्कार। जोगेंद्र का बिहार से बहुत ही प्रत्यक्ष रिश्ता भी रहा है और शिक्षा संस्थान में उसने कई पदों पर काम किया है, इसलिए उसका अनुभव है। मेरा अनुभव, चूंकि परिवार बिहार का ही है, तो सारे बिहार के से जानकारी कुछ न कुछ तो मिलती ही रहती है। और एक बात तो जोगेंद्र की बातों से तो यह स्पष्ट हो गया है कि सरकारी जो शिक्षा जो व्यवस्था है वह कोलैप्स की स्थिति में ध्वस्त हो गई है पद्धति। लेकिन हम लोगों को यह करना चाहिए कि हरदम एक होता है शिक्षा में, एक आदर्श शिक्षा के बारे में हम सोचते हैं। तो आदर्श शिक्षा के बारे में महात्मा गांधी ने कही है बात, महात्मा फूले ने बात कही है, हमारे रविन्द्रनाथ ठाकुर ने आदर्श शिक्षा की बात कही है। आदर्श शिक्षा पर बात होती रहती है और हम लोग भी शिक्षा के बारे में अपनी एक राय रखते हैं। लेकिन अभी मैं आदर्श शिक्षा की बात नहीं कर रहा हूँ। अभी यह है कि जो वर्तमान पद्धति है, जो सरकारी पद्धति है, इस पद्धति में एक तो सच्ची बात यह है कि आज भी यदि सरकारी स्कूलों में चाहे प्राथमिक विद्यालय हो चाहे उच्च विद्यालय हो, इसमें जो शिक्षकों की जो नियुक्ति होती है वह किसी भी अंग्रेजी स्कूल से ज्यादा योग्य लोगों को इसमें लिया जाता है। इसमें तो कोई दो मत नहीं है। ये ट्रेंड भी होते हैं, प्रशिक्षित होते हैं, बीएड होते हैं, या शिक्षक जो प्राथमिक शिक्षा के लिए जरूरी जो प्रशिक्षण है वो प्राप्त होते हैं और रिजल्ट भी अच्छा होता है, तभी सरकारी नियुक्ति होती है। यानी अच्छे योग्य शिक्षक, दक्ष योग्य शिक्षक स्कूलों में है, लेकिन इस स्कूल की जो व्यवस्था है उसको कोलैप्स करा देना है, इसको बर्बाद कर देना है। सरकार की इसकी ओर जो कोई सदिच्छा है वह नहीं है। हम लोग आज, आप उदय जी ने बहुत अच्छी बात कही, हम लोग अपने बचपन को याद करते हैं कि हमारे स्कूल में भी, सही बात यह है कि हमारे स्कूल में भी शौचालय की व्यवस्था नहीं थी, उस समय भी नहीं थी। जब हम लोग शौचालय प्राथमिक विद्यालय या हाई स्कूल में मैं पढ़ता था तो पता अभी याद ही नहीं पड़ रहा है कि शौचालय कैसे लोग जाते रहते और क्या हो रहा है, मुझे याद ही नहीं पड़ रहा है। लेकिन लड़कियां भी पढ़ती थी और संख्या होती थी, कम नहीं होती, बहुत कम थी, मतलब लड़कों की तुलना में बहुत कम हुआ करती थी, लेकिन लड़कियां पढ़ती थी। शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं थी। और यदि आप गौर करें तो यह भी देखेंगे कि कुछ लोग तो निकल जाते थे। यदि मैं अपने प्राथमिक शिक्षा के बारे में याद करूं तो उस समय भी
हाई मतलब उच्च शिक्षा तक पहुंचने वाले लोगों की संख्या मेरे स्कूल में, मैं दूसरे स्कूल की बात नहीं कर रहा हूं, मेरे स्कूल में 1 या 2 से ज्यादा हाई मतलब उच्च शिक्षा कॉलेज तक पहुंचने वाले नहीं थे। मेरे साथ पढ़ने वाले लड़के थे, उसमें एक मुकित कामिल है जो धोरिया के किसी कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में अंग्रेजी का शिक्षक, उर्दू का शिक्षक है। और इसी तरह एक वहीदुज्जमा था जो कहीं इंजीनियर हो गया है, उसने भी हमारे स्कूल से पढ़ाई छोड़ दी थी सनौला में, और वह अलीगढ़ चला गया था अपने रिश्तेदार के यहाँ, और वहां से उसने पढ़ाई की। यानी पढ़ने लिखने का उस समय बहुत रेट कम था, उस समय उच्च शिक्षा तक लोग नहीं पहुंच पाते थे, गाहे बगाहे कुछ लोग ही पहुंचते थे। और लड़कियों की बात यदि की जाए तो लड़कियां, मेरे साथ पढ़ने वाली लड़की एक भी नहीं पहुंची उच्च शिक्षा में। यह हमारे उस समय की स्थिति थी। आज की स्थिति यह है कि हमारे गांव में भी कॉलेज खुल गया है, कुरमा में वहां पर 2-2 कॉलेज खुल गया है, और लड़कियां पढ़ रही हैं। यदि कहिए तो लड़कियां पढ़ रही हैं, और पढ़ करके वो रिजल्ट भी अच्छा कर रही हैं, ऑनर्स कर रही हैं। लेकिन इस कॉलेज नहीं जाती हैं लड़कियां, लड़के नहीं जाते हैं, घर में बैठ करके अब अच्छा नहीं लगता है बोलना, नकल करके वो पास कर जाते हैं। और यह स्थिति है। तो कोलैप्स करा दिया गया है जानबूझ करके। इस व्यवस्था को, सरकारी व्यवस्था को बहुत ही मतलब नकारजनक स्थिति में पहुंचा दिया गया। यहाँ पर एक बात, जैसे मिड जो डे मील है, मिड डे मील में शिक्षकों को लगा दिया जाता है, शिक्षकों को भी कोई अर्थ नहीं दिया जाता है, सम्मान नहीं दिया जाता है, और उन्हें विभिन्न जो गैर शैक्षणिक कामों में उसे लगा दिया जाता है। इलेक्शन का समय आया तो मतदाता सूची तैयार करने में लगा दिया जाता है, चुनाव जनगणना का होता है तो जनगणना में लगा दिया जाता है। अब यदि एपिडेमिक आ गया है तो हो सकता है कि जन जागरण में लगा दिया गया हो। इस तरह की स्थिति है। लेकिन इस व्यवस्था में काम तो किया जा सकता है। एक हम उदाहरण के रूप में हम कहते हैं कि दिल्ली में आम आदमी की सरकार है, और आम आदमी की सरकार ने क्या किया है नहीं किया है वो अभी इस समय मैं बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसने शिक्षा में, स्कूली शिक्षा में और सरकारी शिक्षा में एक बड़ा परिवर्तन ला दिया है। यानी इसी व्यवस्था में, यही जो बनी हुई व्यवस्था है, इसके लिए कोई बहुत क्रांतिकारी उन्होंने कुछ नहीं कर दिया, सिलेबस चेंज नहीं कर दिया, परिवर्तन नहीं कर दिया, कुछ नहीं किया। इस व्यवस्था को थोड़ा दुरुस्त कर दिया, और दिल्ली जाने पर जो ऑटो रिक्शा का ड्राइवर है, साधारण लोग है, वह अपने बच्चों की शिक्षा को लेकर के बहुत ही उत्साहित नजर आते हैं। मैं नहीं जानता हूँ स्कूल में क्या हो रहा है, लेकिन मैंने जो वहाँ के बारे में जानकारी ली है, सूचनाएं ली हैं, उस समय भी मिलती रही है। मनीष सिसोदिया शायद शिक्षा मंत्री हैं, और उनके कारण जो स्कूलों में व्यवस्था हुई है, और स्कूलों में जो उन्होंने वहाँ के हेडमास्टर को जो उन्होंने थोड़ा बहुत अधिकार दिया है काम करने का। हमारे यहाँ तो कोई अधिकार ही नहीं है, सब पर ऊपर एक ब्यूरोक्रेटिक पैटर्न है, यानी सब कुछ ऊपर से ही किया जाएगा, ऊपर से करने में बड़ी हालत खराब हो जाती है, सब कुछ केंद्रित है। एक यदि स्कूलों को मनीष सिसोदिया ने जिस तरह से किया है कि हर स्कूल को एक फंड दे दिया गया है, और उस फंड को खर्च करने का पूरा अधिकार उस स्कूल के टीचर को है। अब वह स्कूल का टीचर दूसरे किसी एक्सपर्ट को बुला करके अपने यहाँ क्लास करवाता है, और वहाँ पढ़ाई होती है। तो इससे क्या हो रहा है कि वहाँ के बच्चों में एक नया उत्साह आया है। अब तो स्थिति यह है कि महंगे स्कूलों से बच्चों को, जो उच्च मिडिल क्लास के लोग हैं, जो पैसा अफोर्ड कर सकते हैं प्राइवेट स्कूल में, वो भी अपने बच्चों का नामांकन सरकारी स्कूलों में वो करा रहे हैं। एक कमी है वहां पर, एक दिक्कत हो रही है कि उन्होंने अंग्रेजी माध्यम के स्कूल भी खोल दिए हैं, ताकि अंग्रेजी माध्यम से वो बहुत उनका व्यावहारिक उनका अप्रोच रहा है, वो आदर्शवादी अप्रोच नहीं है, लेकिन कुछ कर रहे हैं। अब उनको तैयारी भी, मतलब वहां पर एक कोचिंग की व्यवस्था भी होती है, जो कि ट्यूशन पढ़ने का अब लत लग गई है। कोचिंग सेंटर खुल रहा है जिसमें कि बहुत गलत शिक्षा दी जाती है, क्योंकि वहाँ के जो अब अभी बोलना मतलब इसको अनुचित नहीं लेंगे आप,
कि जो जिनके योग्यता नहीं है वो भी बेरोजगारी के दिन में कोचिंग सेंटर में वो पढ़ाने लगे हैं। वो पढ़ाने लगे हैं। अब क्या हो रहा है कि वो अच्छा टीचर पर बहुत भरोसा होता है, शिक्षकों पर बहुत भरोसा है, वो गलत पढ़ा देते हैं और गलत को ही वो मान लेते हैं कि यही सही है और फिर गलत लिख करके आते हैं, उनका नंबर भी कम हो जाता है, वो अच्छा रिजल्ट भी नहीं हो सकता है। ये सारी बातें हो रही हैं। तो लेकिन एक चीज और है कि कोई नागरिक जो देखभाल करने की जो समिति होनी चाहिए, एक नागरिक समाज केवल सरकार पर नजरदारी करने के लिए हो, ये जरूरी नहीं। हम आजकल नागरिक समाज का अर्थ हमने ले लिया है कि अब सरकार की नीतियों के खिलाफ हम धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, पोस्टर लगाएंगे, यही नागरिक समाज का काम रह गया। लेकिन नागरिक समाज का अर्थ है कि जो हमारी जो बनी हुई व्यवस्था है उसको नष्ट होने से भी बचाना। यदि गांव के लोग, अपने गांव के लोग भी मिले रहते हैं, अब यदि स्कूल के टीचर 15-15 दिन यदि एब्सेंट रहते हैं तो हेडमास्टर तो कुछ कहता ही नहीं है, गांव का जो लोग है जिसको देख रेख का भार भी दिया गया, अधिकार भी है कुछ, वो भी आंख मूंद लेता है। यानी सब जनप्रतिनिधि हैं हमारे वो, लेकिन वो भी उसको देखते नहीं है। सारी चीजें, यह जो भ्रष्टाचार है, यह भ्रष्टाचार हमारे रग रग में यह फैल गया है। तो सिलेबस क्या हो, पाठ्यक्रम क्या हो, इस पर बड़ी बड़ी बात तो कर सकते हैं हम कि गांधी जी के मन और क्रिया और क्या कहते हैं आत्मा की शिक्षा होनी चाहिए। तो शरीर, मन और आत्मा की शिक्षा होनी चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन तत्काल तो अभी जो यह व्यवस्था है इसे बचाने की लड़ाई लड़नी होगी। और जहां तक बात है कि जो स्कूल खोले जा रहे हैं, अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले जा रहे हैं, एक बार मुझे जाने का मौका मिला नाथनगर के किसी एक जो अभी अभी स्कूल खुला हुआ था, शायद हमारे विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाले एक शिक्षक हैं, हिंदी के ही शिक्षक हैं, उन्हीं की देख रेख में एक स्कूल चलता है और अंग्रेजी माध्यम का चलता है। उसमें बच्चे आते हैं क्योंकि उन सरकारी स्कूल में अच्छी पढ़ाई नहीं होती है। यह एक प्रकार से यह सत्य जो है सब जगह प्रचारित और प्रसारित है, इसलिए उस स्कूल में अंग्रेजी माध्यम का स्कूल था। लेकिन वहाँ अंग्रेजी माध्यम केवल अंग्रेजी माध्यम था, हिंदी में ही पढ़ाई हो रही थी, केवल अंग्रेजी के कुछ कुछ शब्दों को बोला जा रहा था और उसमें बहुत कम पैसे में, बहुत ही कम पैसे में 3,000, 2,000, 2,500 में स्कूल में, अब तो हो सकता है ज्यादा बढ़ा दिया होगा, मैं नहीं जानता हूँ, इतने में शिक्षकों को रख लिया गया है। शिक्षक के पास भी कोई रोजगार नहीं है, वो पढ़ा रहे हैं। इसलिए अंग्रेजी स्कूल तो खुल गए हैं, लेकिन उसमें भी पढ़ाई नहीं हो रही है। अभी हमको करना क्या चाहिए? करने के लिए अभी हमारे पास तो एक तो हम लोग बोल रहे हैं, यही बोलते रहना चाहिए, इसको बोल करके प्रचारित करते रहना चाहिए, एक तो यह है। और एक है गांवों में जा करके और अन्य चीजों का जो हम सचेत करते हैं, अन्य अपने उन बच्चों के प्रति, उनके भविष्य के प्रति भी हम यदि सचेत करें, और जो बना हुआ स्कूल है उस स्कूल की व्यवस्था में भी यदि हमारे साथी, हमारे जो लोग हैं, यदि उसमें हस्तक्षेप करने लगे, कुछ करने लगे और कुछ उसमें योगदान भी करने लगे बच्चों की पढ़ाई लिखाई में, तो थोड़ी बहुत हो सकती है। लेकिन यहाँ मुझे नहीं लगता। उच्च शिक्षा की तो बात योगेंद्र ने बहुत अच्छी कह दी है, सभी के सामने खुला हुआ है, सभी दिल्ली भाग जाते हैं, जिसको पढ़ना है वो दिल्ली चले जाते हैं। बिहार में अब तो रहना ही नहीं चाहते हैं पढ़ने वाले विद्यार्थी, जिनके जमीन बेच करके चले जाते हैं, जमीन बेच करके लोग भेज रहे हैं दिल्ली। लेकिन बिहार, वही गार्जियन बिहार की शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने के लिए बहुत ज्यादा ये नहीं है, सचेष्ट नहीं है, उनको है ही नहीं, वो दिल्ली भेज करके निश्चिंत हो जाते हैं। और इन्होंने सबसे जरूरी बात क्या है कि हमने मान लिया है कि इस व्यवस्था को, ऐसी सरकार को, ऐसी शिक्षा व्यवस्था को, सब कुछ को हमने मान लिया है, और मान लेने के कारण ही ये सारी स्थिति और भी बद से बदतर होती जा रही है। इतना ही मुझे अभी कहना है। तो धन्यवाद आशुतोष जी। हेलो उदय जी, मैं पूछना हेलो। चाहता हूँ। बोलिए। हाँ,
मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, बोलूं? बोलिए बोलिए ना। जो आज का विषय है कि वो बिहार की शिक्षा के बारे में है, तो बिहार की शिक्षा अन्य राज्यों से, दिल्ली से या बंगाल से और से खराब ज्यादा क्यों है? बिहार में मुझे लगता है कि जो नागरिक सचेतनता है वो कम है। जब जैसे बंगाल में है, बंगाल में भी ऐसा नहीं है कि बहुत आदर्श स्थिति है और बहुत बढ़िया स्थिति है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बंगाल में यहाँ के जो नागरिक हैं अपने बच्चों की शिक्षा के लिए अभी भी उनके मन में है कि बच्चों को मानुष करना होगा, मनुष्य बनाना होगा। एकदम ये साधारण बात है, ये मनुष्य करना है, मनुष्य बनाना है। और यह एक अनपढ़ से अनपढ़ आदमी भी यही सोचता है। और मनुष्य बनाने के लिए बच्चों में शिक्षा जरूरी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर बच्चों को एक साधारण से साधारण आदमी भी थोड़ा सा चित्रकारी सिखाने लगते हैं, नृत्य, थोड़ा सा गाना सिखाने लगते हैं। यानी मनुष्य बनाने की पूरी प्रक्रिया हम इस समाज में, बंगाल के समाज में है, अंदर तक ये बात बैठी हुई है। इसका असर यह होता है कि यह जो जनता का जो मन है, इसका असर यहाँ की सरकार पर भी पड़ता है, सरकार पर भी पड़ता है। और सरकार को बाध्य होकर स्कूलों की व्यवस्था थोड़ी ठीक करनी पड़ती है। अभी भी यहाँ पर स्कूल की व्यवस्था कोलैप्स नहीं हुआ है, यहाँ पढ़ाई हो रही है और वहां से बच्चे आते हैं, हायर सेकेंडरी, मतलब उच्च शिक्षा तक पहुंचते हैं, गाँव के बच्चे भी आते हैं। और अच्छा नहीं लगता, यह पार्टी पॉलिटिक्स की बात हो जाती, तब भी मैं कहूंगा कि सीपीएम के जमाने से भी ज्यादा यदि कहिए शिक्षा पर थोड़ा अच्छा काम किया है तो ममता बनर्जी ने किया है, प्राथमिक स्तर पर। और शिक्षकों की सुविधा का ध्यान रखा है। बहुत भ्रष्टाचार यहाँ भी है, भ्रष्टाचार से यह समाज भी मुक्त नहीं है, शिक्षा में भी भ्रष्टाचार है।